नमस्कार, वक्त है दोपहर प्राइम टाइम का, जिसमें अब आपको सिर्फ खबर ही नहीं उसकी पूरी एबीसीडी बताते हैं। खबर की एक एक डिटेल जिसे आप सोशल मीडिया और हैशटैग से नहीं समझ सकते, जिसे समझने के लिए ग्राउंड पर जाना जरूरी है, हर एंगल की पड़ताल जरूरी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मैं आपको दोपहर प्राइम टाइम की एक एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगी, खबरों की इनसाइड स्टोरी समझाऊंगी। आज हम सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बड़े आदेश की बात करेंगे, जिसके बाद देश का पूरा फोकस मथुरा शिफ्ट हो जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम बात करेंगे, क्या ज्ञानवापी की तरह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होगा? क्या कृष्ण जन्मभूमि की वीडियोग्राफी भी की जाएगी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एग्जैक्ट आदेश क्या दिया है बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टॉप 10 हेडलाइंस। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया। गुलाम नबी ने कहा कि पीएम मोदी को मैं क्रूर समझता था, लेकिन उन्होंने इंसानियत दिखाई। मोदी के नाम पर कांग्रेस बहाना बना रही है। G23 के लेटर के बाद से मैं लोगों की आंख में खटक रहा था। झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मुस्लिम समुदाय के युवक ने अंकिता पर तेल डालकर आग लगा दी। 5 दिन बाद अंकिता की अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूपी की मुरादाबाद में पुलिस ने सामूहिक नमाज के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। हिंदू पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 16 नामजद और 10 अज्ञात लोग शामिल हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। दिल्ली में आबकारी नीति के बाद शिक्षा नीति पर संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट से खुलासे से दिल्ली में शिक्षा घोटाले की बात पता चली है। ये खुलासा हुआ है, ये आप नहीं पाप की सरकार है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज खुद विश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है। बरेली के सिरसा में कैंटर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चों समेत 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार उत्तराखंड से पुलभट्टा उत्तम नगर स्थित बाबा बुढ़ा साहब गुरुद्वारे जा रहे थे। केरल के इडुक्की में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई है। कांजर गांव में आज तड़के हुई लैंडस्लाइड में एक घर के बह जाने से एक ही परिवार के 5 सदस्य लापता हो गए। बाद में 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। लापता 2 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। केरल के पहाड़ी इलाकों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की बस्ती में ऑनर किलिंग से जुड़े सनसनीखेज मामले में 2 विभिन्न धर्मों के युवक युवतियों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और लड़की के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया गया। जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम अंकित बताया जा रहा है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है। फायर स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग दंपति को टक्कर मार दी। इससे हीरालाल नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी घायल हो गई। दोनों सुबह की सैर के लिए निकले थे। मृतक की पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना वहां सीसीटीवी में भी कैद हो गई। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई फ्लैट्स में ब्लास्ट का असर दिख रहा है। वहीं नोएडा अथॉरिटी की टीम आज एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी पहुंची। ट्विन टावर का मलबा तोड़ने का काम शुरू हो गया है। ट्विन टावर से 80,000 टन मलबा निकला है। 50,000 टन मलबा एमराल्ड कोर्ट में ही डिस्पोज होगा, जबकि 30,000 टन एमराल्ड कोर्ट से बाहर जाएगा। चेन्नई तट पर राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें 16 तटरक्षक जहाज, 6 विमान, 1 नौसैनिक जहाज और 2 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान बंगाल की खाड़ी पर रिमोट नियंत्रित लाइफ बॉय जैसी नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इससे 16 देशों के 24 ऑब्जर्वरों ने इसमें हिस्सा लिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की वीडियोग्राफी होगी या नहीं, इस पर 4 हफ्ते में कोर्ट का फैसला आ सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत से 4 महीने में अर्जी पर सुनवाई पूरी करने को कहा है। अर्जी में ज्ञानव्यापी की तरह वीडियोग्राफी की मांग की गई है। ज्ञानव्यापी की तरह कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की भी मांग इस याचिका में है। लखनऊ से हमारी संवाददाता रुचि कुमार जुड़ रही हैं। रुचि, जरा डिटेल में बताइएगा इस आदेश के बारे में, क्या कुछ कहा गया है अदालत की तरफ से। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि मथुरा की अदालत में जो एक याचिका दाखिल की गई थी मनीष यादव की तरफ से, उसमें 4 महीने में मथुरा कोर्ट अपना फैसला सुनाया है। क्योंकि उस कोर्ट में जो याचिका करता है मनीष यादव, उनका कहना था कि मथुरा के कोर्ट में उसमें सुनवाई नहीं हो पा रही है।
तो अब वो याचिका सौरभ ये है कि याचिकाकर्ता का ये कहना है, ये दावा है कि जो मथुरा में ईदगाह है, मस्जिद है, उसके नीचे बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये संकेत देती हैं कि वहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और कृष्ण मंदिर है। तो उस पर जो याचिकाकर्ता है उसने मांग की है कि वो वीडियोग्राफी कराई जाए और साथ में कोर्ट कमिश्नर वहाँ पे अपॉइंट किया जाए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मथुरा कोर्ट को 4 महीने में ये फैसला करना पड़ेगा कि जो मनीष यादव की याचिका है कि वहाँ पे जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण है वो कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, और कोर्ट कमिश्नर जैसे वाराणसी में हमने देखा ज्ञानवापी में वैसा अपॉइंट होगा कि नहीं। तो इस आदेश के बाद 4 महीने के अंदर ये तय हो जाएगा कि मथुरा में ईदगाह जो मस्जिद है वहाँ वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा कि नहीं और कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होगा कि नहीं। रुचि, मथुरा में कई लोगों ने इस किस्म की याचिकाएं लोकल अदालतों में लगा रखी थी। हाईकोर्ट की तरफ से कहें तो इतना हुआ है कि एक डेडलाइन दे दी गई है कि 4 महीने के अंदर अंदर आप इस बात को तय करें कि जो वाराणसी में जिस तर्ज पर हुआ ज्ञानव्यापी परिसर में वैसा ही मथुरा में भी होने जा रहा है या नहीं। एक डेडलाइन दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक याचिका पे दी है जो मनीष यादव की तरफ से वहाँ पे दायर की गई थी। मनीष यादव ने हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। मनीष यादव का ये कहना है कि मथुरा में कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा, मामला लगातार टलता जा रहा है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को बीच में आना चाहिए। और ये आदेश वहाँ पे उन्होंने अपील की थी कि वहाँ पे वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए और कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जाए। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि मथुरा की कोर्ट ये तय करेगी कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो मथुरा का ईदगाह है वहाँ पर होगा कि नहीं होगा और कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होगा कि नहीं। यानी 4 महीने के अंदर मथुरा कोर्ट ये तय कर देगी कि मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है, जो ईदगाह है, वहाँ पे वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाएगा और कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा कि बहुत शुक्रिया रुचि आपका। और अब बात गुलाम नबी आजाद की। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आज जब वो मीडिया से बात करने आए, उनके अंदर दबा सारा गुब्बार बाहर निकल आया। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला और कहा कि उनकी दुआएं राहुल के साथ हैं, लेकिन राजनीति में दुआ नहीं, दवा की जरूरत है। जयराम रमेश के अपना डीएनए मॉडिफाइड होने वाले बयान पर भी करारा पलटवार किया और कहा कि मेरा नहीं, जयराम रमेश के डीएनए की जांच की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद से बात की इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी। हमारे साथ गुलाम नबी आजाद साहब। आजाद साहब, ये कहा जा रहा है कि आपका जो डीएनए है वो मॉडिफाइड हो गया है। जयराम रमेश ने जब किया तो क्या मॉडिफाइड हो गए हैं आजाद साहब, और इसलिए 49 साल का अपना एसोसिएशन छोड़ दिया? देखो, जो आदमी ये ट्वीट करता है वही आदमी हमारे लीडरशिप के कहने पर 10 साल से दूसरी पार्टी के लीडरों के लिए यही बताता था, इसीलिए उनको प्रमोशनें और मिनिस्ट्री और राज्यसभा मिलती रही। अब वो हमारे पीछे लगाया है उन्होंने यही कहने के लिए हमारा डीएनए ठीक है। वो अपना डीएनए चेक कराएं, किस स्टेट के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो ब्लॉक में क्या थे, वो डिस्ट्रिक्ट में क्या थे, वो पीसीसी में क्या थे, वो आए कहाँ से है। वो ज़मीन पे तो पैदा नहीं हुए, कांग्रेस की ज़मीन। कांग्रेस में उन्होंने कौन पद किस डिस्ट्रिक्ट किस ब्लॉक में लिया, वो अपना कांग्रेस का डीएनए चेंज करे। वो आदमी बैठकर अपनी सीटों से कांग्रेस के खिलाफ स्लिपें लिखता था बीजेपी को और अपोजिशन को, और वहां से उसको स्लिपें आती थी। दिन में तकरीबन 50 स्लिपों का उनके बीच में होता था। तो वो उनसे मिला है कि हम मिले। राहुल गांधी सर राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पे आपने सबसे ज्यादा प्रहार किया है। सर आजाद साहब क्या अपनी पार्टी बनाएंगे, और अगर वो पार्टी बनाएंगे तो क्या चेहरा गुलाम नबी आजाद होंगे उसका? आजाद साहब, क्यों इस्तीफा दिया आपने? और सर एक मिनट, ये सवाल दे दीजिए सर, क्या अगली अपनी पार्टी गुलाम नबी आजाद बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो क्या उसका चेहरा आजाद साहब होंगे? मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ, मेरा चेहरा वो कलेक्टिव लीडरशिप होगी, कलेक्टिव लीडरशिप होगा। संगठन के जो चुनाव होने उसमें भरोसा नहीं है क्या आपका? क्या आपने उससे ठीक पहले पार्टी छोड़ दी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जिसकी आप मांग कर रहे थे वो हो रही है? खराब है, गलत है, फार्स है। वो घर में बैठी गई है मेंबरशिप, उसमें एक मेंबर नहीं जुड़ रहा। योजना है किस तरह की वो? राहुल गांधी उबार पाएंगे आगे, आपको लगता है आगे भविष्य क्या लगता है कांग्रेस? हमारी दुआ है उनके साथ कि उभर पाए, सफल हो। लेकिन राजनीति में दुआ नहीं चाहिए, दवा चाहिए।
गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे, जिनका साफ ये कहना है कि राहुल गांधी और पार्टी के साथ दुआएं हैं, लेकिन राजनीति में दुआ की नहीं दवा की जरूरत होती है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला, वहीं पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं पीएम मोदी को क्रूर समझता था, लेकिन उन्होंने कम से कम इंसानियत तो दिखाई। गुलाम नबी आजाद ने संसद में पीएम मोदी की आंसुओं पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को जाहिल कहा और कहा पीएम मोदी और मेरे आंसू आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए थे। मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फ़ोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फ़ोन किया कि मुझे 2 जहाज़ चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज़ में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराज़गी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविज़न ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फ़ोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया, तो वो उस घटना पर रो रहा था। और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे, उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज़ को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं करें। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जो देवेंद्र, सबसे निजी हमला हो सकता था गुलाम नबी आजाद पर वो ये था कि पार्टी छोड़ने के बाद वो नरेंद्र मोदी के आंसुओं का कर्ज अदा कर रहे हैं, और आज देखें स्थिति कहां से कहां पहुंच गई। गुलाम नबी आजाद इस मसले पर सवाल उठाने वालों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को जाहिल कह रहे हैं। या निश्चित तौर पर सौरभ, और ये लड़ाई और ये कटुता आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिखेगी, और उसमें बड़ा नुकसान एक निश्चित तौर पर ये दिख रहा है कि भले कांग्रेस पार्टी के लोग अभी ये कह रहे हो कि वो बीजेपी को मदद करने के लिए, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक नुकसान की जो स्थिति दिख रही है, जो तस्वीर दिख रही है, वो कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। और उस लिहाज से अगर आप समझें तो जो जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन जो है, उस जम्मू रीजन में गुलाम नबी आज़ाद का असली प्रभाव है। कश्मीर वैली में उनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पूरे राज्य में उनकी छवि एक कुशल प्रशासक की है, क्लीन छवि है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले व्यक्ति की छवि है, बहुत सोबर माने जाते हैं, नेशनलिस्ट माने जाते हैं। लेकिन कश्मीर वैली में उनकी स्थिति मजबूत नहीं है। जम्मू रीजन जहाँ से वो आते हैं वहाँ पे वो बहुत मजबूत हैं। वहाँ बीजेपी को वो फ़ायदा इस रूप में ज़रूर पहुँचा सकते हैं कि कांग्रेस को वो कमज़ोर करेंगे, क्योंकि जो समर्थक उनके साथ हैं, जो कार्यकर्ता उनके साथ हैं, जाहिर तौर पे जब वो अपनी पार्टी बनाएंगे, जो कि बनाएंगे ही, तो उस कंडीशन में उनके साथ उनका झुकाव ज़्यादा रहेगा और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर रहेगी। लेकिन इतना तय है कि जो भी तस्वीर दिखेगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव, जब विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे, तो उस विधानसभा चुनाव में अगर आप अभी से कह सकते हैं सौरभ, एक भविष्यवाणी के तौर पे, कि वो एक त्रिशंकु जैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वैसा डाटा आएगा।
और वहाँ पे जो पोस्ट इलेक्शन कॉम्बिनेशन की बात होगी वहाँ पर निश्चित तौर पे एक दिलचस्प तस्वीर दिख सकती है और शायद गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पर अपनी संभावना देख रहे होंगे, क्योंकि अगर वो कांग्रेस पार्टी में रहें तो एक तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी जाती, पॉलिटिकल ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में भी उनको लगातार हाशिए पे धकेलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कम से कम जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन सकते। अगर अपनी पार्टी बनाया उनके पास 10 से 15 विधायक आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो इस कंडीशन में रहेंगे कि किसी के सपोर्ट के सहारे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का सपना देख सकें। और शायद ये पूरा इक्वेशन है और पूरी वजह है जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना दामन छुड़ाया। लेकिन निश्चित तौर पे जो कटुता जिस प्रकार की कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिखाई जा रही है उसको आप पॉलिटिकल मैच्योरनेस नहीं कह सकते, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद भले ही चले गए, कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनसे जुड़े हुए वोटर्स वो उनकी तरफ ना खिसक जाएं, और वहां पर कांग्रेस चूक करती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग की। बीजेपी ने केजरीवाल पर नया हमला बोला है। बीजेपी ने केजरीवाल पर क्लासरूम बनाने में घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राजधानी दिल्ली में 2400 की जगह 7180 क्लासरूम का टेंडर निकाला गया। फिर टेंडर पास होने के बाद निर्माण खर्च 50 से 90% बढ़ाया गया। फिर जब खर्च को मंजूरी मिल गई तो 1/3 घटाए क्लासरूम उनको घटा दिया गया। 6133 की जगह 4027 क्लासरूम कुल बनाए गए और इस तरीके से ये घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि लगातार केजरीवाल सरकार की तरफ से अपने शिक्षा मॉडल को पेश किया जाता है और अब इसी पर हमला बोला है बीजेपी ने। 1 रुपए का घोटाला भी हो तो वो भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य और आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल हैं वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180। इस रिपोर्ट में यह भी तथ्य आया है ये जो बढ़ी हुई लागत थी इसमें बनने थे 6133 क्लासरूम, लेकिन बनाए गए 4027। अब आप देखें करीब 33%, 1/3 तो हवाई हो गए, गायब हो गए। तो केजरीवाल की शिक्षा मॉडल पर अब घमासान शुरू हो गया है दिल्ली में। आइए आपको बताते हैं क्या आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर, यानी कि सरकार पर क्या आरोप है। पहला आरोप यह है कि जो टेंडर था उसमें घोटाला किया गया, 2400 की जगह 7180 क्लासरूम का टेंडर निकाला गया। दूसरा आरोप यह है कि टेंडर 50 से 90% बढ़ाया गया। और जो तीसरा आरोप लगाया गया वो भी हम आपको दिखाते हैं कि तीसरा आरोप यह लगाया गया कि बजट जो है फिर वो बाद में बढ़ा दिया गया और क्लासरूम की जो संख्या थी वो घटा दी गई। इस तरीके से बड़ा घोटाला शिक्षा नीति में हुआ है। इस तरीके से क्लासरूम बनाने और स्कूल बनाने में बड़ा घोटाला केजरीवाल सरकार ने किया है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि पहले 2400 की जगह 7180 क्लासरूम के लिए टेंडर निकाला गया। टेंडर 50 से 90% बढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन जो क्लासरूम की संख्या थी उसे घटा दिया गया। यानी क्लासरूम जितने बनने थे उतने नहीं बनाए गए और इस तरीके से यह बड़ा घोटाला किया गया। इस तरीके से ये आरोप अब भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया है। आपको यह भी याद दिला दें कि लगातार सीएम केजरीवाल
केजरीवाल हो या फिर उनके तमाम मंत्री हो, वो अपने शिक्षा नीति को लेकर लगातार आते हैं सामने और बताते हैं कि उनकी शिक्षा नीति क्यों बेहतर है। ये लगातार उनकी तरफ से बताया जाता है और अब इसी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बताया गया है कि आखिर क्यों ये घोटाला हुआ है और कैसे हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।